आपके पापा ने बोला था कि मेरा सपना पूरा नहीं करोगे क्या? क्यों सपना था कि आपको डीएसपी बनाए हो? पिताजी के साथ मारपीट की और घर में आग लगा तो पूरा घर जल गया। जेल कितनी बार गए हो? कहाँ कहाँ गए आप? कोर्ट से जेल तक हथकड़ी लगा के जुलूस निकालते हुए लेके गई थी। पेपर जब दे रहे थे उस टाइम क्या चल रहा था दिमाग में? हाथ में हथकड़ी, हाथ में एक पेन, सामने पेपर है। मेरे माताजी, मेरे पिताजी और मेरे भाई का दिल्ली में उन लोगों द्वारा कार से एक्सीडेंट करवा दिया गया। तो फिर मैं आते टाइम अपने माताजी के हाथ पे मैं लिख के आया, मैं कसम खा के आया उनकी कि चाहे भले ही कुछ भी करना पड़े, जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े, पर मैं डीएसपी बन के ही दिखाऊं। और अगर मैं ना बन पाऊं तो ये सोच लेना कि मैं तुम्हारा बेटा था ही नहीं, मर चुका हूं। और जिस बैरक में मुझे रखा गया उसमें कम से कम 30 के लगभग लोग थे उस कमरे में। एक कमरे में? एक कमरे में। मैं गया दिल्ली में, पिताजी से बहुत लिपट के रोया। मतलब पिताजी के पास इतने रुपए भी नहीं थे कि वो मुझे किराए के लिए दे सके इंदौर आने के लिए। तो सड़कों पे भी सोया हूँ, लोगों से मांग के भी खाया है। मेरे पिताजी लास्ट टाइम वो जेल में गए तब उनके ऊपर FIR करवाई गई कि इन्होंने तहसीलदार को मारा है। और किस्मत देखी कि मैं उनका बेटा, मैं खुद तहसीलदार बना। जिन्होंने ये चीज करी थी आपके साथ में, जी। अभी क्या माइंडसेट आपका? जिस दिन डीएसपी बने थे जी। उसी दिन से कुछ चल रहा है? अभी भी कुछ करना है उनके अगेंस्ट में? स्वागत है भैया हमारे पॉडकास्ट धन्यवाद। में। अपने बारे में पहले बता दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम जैनेंद्र कुमार निगम है। मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के छोटा सा गांव है मेरा डोंगरपुरा, उसका निवासी हूं। और मेरी पढ़ाई अभी तक की पूरी भिंड में ही हुई थी। और मैं 2021 में PSC की तैयारी के लिए इंदौर आया। चौथे में अपने तीसरे प्रयास में DSP के पद पर चयनित हुआ। ओके, इसके पहले भी मैं बताना चाहूँगा कि भैया 4 बार सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि ये डीएसपी जो हुआ है चौथी बार हुआ है। इसके पहले क्या क्या सिलेक्शन हुए वो भी बता दीजिए। जी। इससे पहले जब 2015 में पुलिस कांस्टेबल की जब वैकेंसी आई थी तो उसमें मेरा जो एग्ज़ाम पेपर था वो मैंने क्वालिफाई किया। पर जब फिज़िकल था तो पिताजी ने कहा कि क्यों कांस्टेबल बनना है, जो DSP नहीं बनना क्या? मेरा सपना कौन पूरा करेगा? तो मैं उसका फिज़िकल देने नहीं गया। फिर 2017 में जब सब इंस्पेक्टर की जगह आई थी MPSI की, तो वो एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया। 153 के लगभग नंबर आए थे मेरे। और जब फिज़िकल था मेरा, ऐसा कुछ समय याद नहीं कर पा रहा हूँ कब था, तो फिज़िकल से 2-3 दिन पहले कॉलेज में लड़कों से लड़ाई वगैरह हो गई थी। तो उस वजह से थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, तो मैं उसका फिर फिज़िकल देने नहीं गया। फिर 2019 में जब मध्य प्रदेश टीचर वर्ग 1 की जगह आई थी तब हिस्ट्री सब्जेक्ट से मैंने दिया। मेरी MP में 15वीं रैंक आई थी। अच्छा। लेकिन मेरे पास BEd नहीं थी तो वो भी मैंने ज्वाइन नहीं की। मतलब 4 तो MPPSC में सिलेक्शन लिया आपने जी। एक वर्ग जो व्यापम वाला है जी। इसमें लिया आपने जी। और एक MPSI का पेपर निकाला था। और उससे पहले 2015 में MP कांस्टेबल का पेपर निकाला था। मतलब अगर बोले तो पढ़ने में आप बढ़िया थे, अच्छे थे, या फिर एक एवरेज स्टूडेंट थे? जी, एवरेज स्टूडेंट था बचपन से। आपके पापा ने बोला था कि मेरा सपना पूरा नहीं करोगे क्या? जी। क्यों सपना था कि आपको डीएसपी बनाए हो? मेरे पिताजी ने भी PSC की तैयारी की। उन्होंने लगभग 1995 से तैयारी शुरू की थी। उन्होंने 2000 तक 5 बार लगातार PSC की मुख्य परीक्षा दी। पर जब वो पढ़ रहे थे तो ऐसा कुछ 1999 के लगभग उनके ऊपर भी कुछ लोगों द्वारा FIR वगैरह दर्ज करवा दी गई। और तब उनको भी तब जेल वगैरह जाना पड़ा और हम लोग भी हो गए थे। तो घर परिवार की जिम्मेदारी और काम भी, खेती वगैरह भी देखनी थी। तो कहीं ना कहीं वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। तो बचपन से ही मैंने पिताजी को पढ़ते हुए देखा, PSC की तैयारी करते हुए देखा। और उस समय जो बुक वगैरह तो आती थी, पर उस समय आपको याद हो जो अभी टेप रिकॉर्डर आते थे ना पहले, उसमें जो कैसेट लगाई जाती थी। तो और उस समय PSC की परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी थे। अच्छा। तो पिताजी का लोक प्रशासन और समाजशास्त्र विषय थे। तो मैं छोटे में उनकी वो कैसेट मैं कम से कम 2005 तक उनको सुनता था लगा के ऐसे ही। अच्छा। तो उसमें वो एक लेडीज बोलती थी, जैसे मैं लोक प्रशासन की सुन रहा हूँ तो अभी थोड़ी सी याद है, तो उसमें बोलती थी कि लोक प्रशासन भाग 1, लोक प्रशासन क्या है, इस तरह से वो बचपन से सुनता था। तो मुझे वो पिताजी का ही सपना था कि DSP बनना है। और काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी परेशानी आई, काफ़ी मुश्किलों का सामना किया, पर सब लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं का परिणाम रहा कि आज मैं DSP बन पाया। स्कूल में क्या सीन हुआ था? वो जो स्कूल का जो बताया आपने कि कुछ दोस्तों से आपकी लड़ाई वगैरह हो गई थी। जी, कॉलेज में, MGS कॉलेज में, तब उस समय मैं MA कर रहा था हिस्ट्री से। तब की बात होगी कि और MPSI का मेरा फिजिकल भी था। तो मैं दौड़ने के लिए मैं मतलब किसी को बताया नहीं मैंने, पर घर वालों को पता था। मैं 3 बजे दौड़ने जाता था और 5 बजे आके सो जाता था। अच्छा।
तो जब फिजिकल था उससे कुछ ऐसे 2-3 दिन पहले कॉलेज में ही थे, तो लड़के उनसे लड़ाई वगैरह हो गई थी, तो उस चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, इस वजह से MPSI के फिजिकल देने नहीं जा पाया। लड़ाई कुछ मतलब पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा? जी कॉलेज लाइफ थी, अच्छा। तो एक तो तरह से वो कॉलेज में वो रहता है ना कि। ठीक है, उसके बाद की फिर कहानी क्या हुई? उसके बाद फिर जैसे जो मेरी लड़ाइयाँ वगैरह, मेरे ऊपर जो भी केस वगैरह हुए, तो जैसे मेरे पिताजी हैं तो वो एक तरह से उनका सामाजिक संगठनों से जुड़े रहते हैं, समाज सेवा और ये सब काम रहते हैं उनके, खेती वगैरह भी करते हैं। तो जो मेरे जो गांव के लोग थे उनसे लड़ाइयाँ हुई, क्योंकि एक तरह से मतलब जो हमारी ज़मीन थी तो वो उन पे कब्जा करना चाहते थे, और मतलब एक तरह से हम गांव से चले जाएं, हम निकल जाएं, पलायन कर जाएं, ताकि वो हमारी ज़मीन वगैरह, घर वगैरह पे कब्जा कर सकें। और मेरे जो रिश्तेदार वगैरह भी जो आते थे गांव में, उनके साथ भी गाली गलौज, मारपीट ऐसे काम करते थे, और उनका पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा उन लोगों का। ओके। हाँ, उनके परिवार में भी प्रतिवर्ष लगभग 2-1 लोग तो रंजिश मतलब किसी और से लड़ेंगे या आपस में ही घर में लड़ेंगे। तो जो वो थे विपक्षी पार्टी के लोग, तो उनके मतलब ऐसे ही लोग मर जाते हैं कि गुंडागर्दी करना, ये सब काम था उन लोगों का। तो मेरे पिताजी और मतलब वो थोड़े ऐसे संघर्षशील हैं, तो जबकि वो ये सब नहीं सहते, तो उस दिन मेरे फूफा जी आए थे गांव में, तो उनके साथ ऐसे मारपीट, गाली गलौज वगैरह की। तो फिर पिताजी उसकी रिपोर्ट लिखवाने गए थाने पे। अच्छा। तो फिर FIR वगैरह हुई उनके खिलाफ। तो उन्होंने ये सोचा कि अब हम पे तो FIR हो ही रही है उन पे, तो उन्होंने ये सोचा कि इसमें राजीनामा या इसमें वो कैसे हो, या फिर इन लोगों को कैसे दबाया जाए। तो पुलिस से सांठ-गांठ करके उन लोगों ने मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर FIR वगैरह कर दी और हमको जेल भेज दिया। मतलब आपका रोल नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था उसमें। पापा का ही रोल था? मतलब पापा का भी ऐसा रोल था कि जो सच है हम उस हिसाब से हमने FIR दर्ज करवाई थी, पर आपको जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व किया गया? जी, उसके पूरे वीडियो वगैरह थे जो जो उन लोगों ने मेरे फूफा जी वगैरह या जो उनके साथ मारपीट, गाली गलौज वगैरह जो भी किया, तो उनके पूरे वीडियो वगैरह थे। फिर पिताजी ने उनसे कहा भी कि आपने ऐसा क्यों किया, और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो वो मेरे पिताजी को ही, मुझको, मेरे भाई को, हम तीनों लोग खेत जोत रहे थे, तो वहीं पे मारपीट वगैरह, ऐसा हमला वगैरह करने लगे, तो FIR करवानी पड़ी। और फिर उन्होंने ही पुलिस से सांठ-गांठ करके फिर हमारे ऊपर ही क्रॉस FIR करवा दी झूठी। लगातार 3 बार हुई, 19 में हुई आपके ऊपर, है ना? जी। फिर उसके बाद कब हुई? 19 में हुई, फिर 2020 में हुई थी। 2020 में। और फिर तीसरी FIR जब मैं इंदौर में PSC की तैयारी कर रहा था, तो उस समय मैं हॉस्टल में था, और मतलब हॉस्टल में CCTV कैमरे तो लगे ही रहते हैं। तो जो समय उन्होंने FIR का जो समय बताया, जिस दिन की घटना बताई, उस दिन के पूरे CCTV रिकॉर्डिंग मैंने सेव करके रखी थी। तो उस समय मैं इंदौर में हॉस्टल में था, पूरी उसकी CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग थी, और मेरे खिलाफ बरुई थाना में FIR करवा दी गई। ओके। अच्छा, हत्या के प्रयास की। ओके। एक और सीन जो आपने बताया था गांव का, कि घर को जो है आग वाग लगा दी थी, ऐसा, वो सीन क्या था? मतलब क्या हुआ था उस दिन? अचानक से चीज़ें क्या हो गई थी उस दिन? मेरे पिताजी गांव में, जैसे कि हमारा शहर में भी घर था एक छोटा सा, पर जो मुख्य घर था वो गांव में था। तो गांव से ऐसा कुछ अनाज वगैरह, गेहूं लेने के लिए गए थे, क्योंकि खाने के लिए आटा वगैरह, तो गेहूं लेने के लिए गए थे। तो वो ऐसा कि उसमें 3 लोग वो आए और पिताजी के साथ मारपीट की, और पूरा घर में आग लगा दी, जो पिताजी ने FIR में लिखवाई, क्योंकि मैं तो गया नहीं गाँव। पिताजी गए थे, तो वो बताया जो उन्होंने FIR में लिखवाई, जो वीडियो वगैरह थे, तो वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे 3 लोग आए, उन्होंने गांव के ही, उन्होंने मारपीट की और घर में आग लगा दी पूरे में, तो पूरा घर जल गया। वो भी वीडियो में आपको अवेलेबल करा दूँ। तो उस टाइम घर पे कोई था नहीं, मतलब जब आग वाग लगाई थी उस टाइम? जी, मतलब पिताजी थे, पर जैसे उन लोगों ने पिताजी से मारपीट वगैरह की, तो वो 3 लोग थे, अकेले थे, और इन पिताजी के पास मतलब कुछ था नहीं, जबकि उन लोगों के पास अभी भी अगर पुलिस जाए ना गांव में, तो काफ़ी अवैध हथियार रखते हैं वो लोग, अभी भी रखते हैं वो लोग। तो मतलब उनके ही कुछ गांव में ऐसे कि जब वो जॉब में थे, तब मतलब शायद उनके ऊपर ऐसा कोर्ट मार्शल भी हुआ उनका, तो वहाँ से भी शायद मिलिट्री में से भी हथियार 2-1 चुरा के लेके आए थे, जो बड़ी बड़ी मशीन गन, LMG टाइप की बंदूक है, वो लेके आए थे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के पास हथियार वगैरह ये सब पहले से है,
और वो काम भी यही करते हैं कि मतलब वसूली और ये सब काम तो उनके रहते हैं। मेन पर्पस क्या रहता है इसके पीछे की सारी चीज़ों के पीछे में? पढ़े लिखे नहीं है तो कुछ ना कुछ तो इंसान को करना पड़ेगा, और खेती करना इतना कठिन काम है कि कोई करना नहीं चाहता है। सही बात। मजदूरी लोगों से हो नहीं रही है, तो फिर लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाने की सोचते हैं कि कुछ भी कर लो, किसी से लूट लो, किसी के यहाँ चोरी कर लो, डकैती कर लो, ये सब काम करते हैं लोग फिर बाद में। ओके, इसके बाद की कहानी फिर कहाँ, जब आपने इंदौर का बताया, इंदौर आ गए थे, उसके बाद की फिर चीज़ें क्या हुई? जब मैं जेल से छूटा, फिर उसके कुछ समय बाद मैं फिर ऐसा 10 दिनों के बाद मैं फिर एक तरह से मैंने ये सोचा कि फिर अब पढ़ाई लिखाई तो अब जब केस हो जाते हैं तो इंसान सोचता ही मन में आ ही जाता है कि क्या पता नौकरी लगी या नहीं लगी, पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो फिर ये सब मन में आया, तो मैं, मेरे पिताजी और मेरी माताजी, हम तीनों लोग निकल गए कि अभी जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है प्रशांत किशोर या राहुल गांधी का कि भारत जोड़ो यात्रा, लोगों से कनेक्ट करना, और फिर अलग पार्टी जैसे प्रशांत किशोर ने बनाई है, तो मेरा भी ये था कि पहले 4-5 साल पूरा देश घूमूंगा पैदल, और फिर उसके बाद अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा और पॉलिटिक्स में जाऊंगा। पर शायद किस्मत में वो नहीं था, तो मैं गया भी, हम तीनों लोग गए जम्मू कश्मीर तक, थोड़ा पंजाब के इधर तक पहुँचे, और उस समय कोरोना की भी थोड़ी लहर आनी शुरू हो गई थी, तो कोई अपने यहाँ रुकने भी नहीं देता था, ना होटल में, ना कहीं धर्मशाला वगैरह, इतने पैसे तो नहीं थे होटल के लायक, तो कहीं कोई मंदिर मिल गया, मंदिर में सो लिए, कहीं कोई धर्मशाला सरकारी मिल गई, वहाँ सो लिए, कहीं कोई कबीर आश्रम मिल गया, वहाँ सो लिए, और 4-5 दिन तो ऐसा हुआ कि मतलब फुटपाथ पे सोना पड़ा। एक दिन तो जैसे अपन हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो पलवल एक जगह आती है हरियाणा में, तो वहाँ ट्रांसफार्मर, मतलब बारिश हो रही थी उस दिन बहुत तेज़। हाँ, ऐसा कुछ। कब की बात होगी ये मार्च की बात होगी। मतलब कौन सी 16, ये 2020 की। 2020 की। हाँ, तो कहीं जगह नहीं मिली कहीं सोने के लिए, तो एक ट्रांसफार्मर था, जैसे अपने यहाँ पे जो ठेले नहीं लगे रहते बाहर दुकानों, सड़क के किनारे, तो उस जैसे ट्रांसफार्मर कोई नीचे लगा लेता है, कोई साइड में लगा लेता है, तो वैसे ही वहाँ पे लगे थे। तो बारिश हो रही थी तो उस ठेले के नीचे ही सो गए थे, और ऊपर ट्रांसफार्मर लगा था, उससे मतलब जो चिंगारियाँ निकल रही थी, तो मैंने सोचा कि भगवान बस आज बच जाऊँ आज के बाद कभी नहीं ऐसी जगह पर रुकूँगा। तो सड़कों पे भी सोया हूँ और लोगों से मांग के भी खाया है। लोग भी रास्ते में मिले, उन्होंने भी किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए दिए। अच्छा। हाँ, किसी ने 200 दिए। मतलब हम मांगते नहीं थे, पर लोग कहते हैं कि आप इतना कर रहे हो, इतना संघर्ष कर रहे हो, लोगों के लिए लड़ रहे हो, समाज के लिए लड़ रहे हो, तो हम उसमें अगर हम आपके साथ नहीं चल सकते तो कुछ तो योगदान कर सकते हैं। तो ऐसे लोग देते थे, उन्हीं से बाहर खाना खा लेते थे, सड़क किनारे सो जाते, अगर कहीं सरकारी स्कूल मिल गया तो वहीं नहा लेते थे, कपड़े भी चलते चलते सुखा लेते थे, पैदल पैदल सर पे डाल के। और ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है, मतलब यही 4-5 साल, अगर जी 10-15 साल पहले जाए तो बात वो होती है, पर ये तो अभी की बात है, मतलब क्या ही है, कितना ही टाइम हुआ, ये कोविड का टाइम की बात है। जी, कोविड का टाइम। और जेल कितनी बार गए हो, कहाँ कहाँ गए आप? जी, मैं 2 बार जेल गया, और जो मेरी जिला जेल है भिंड में, उसमें गया, और मेरे पिताजी वो 3-4 बार गए हैं। अच्छा। हाँ, उनके ऊपर भी ऐसे ही झूठे केस लगा दिए गए उनके ऊपर। फिर अभी जो लास्ट टाइम वो जेल में गए तब उनके ऊपर NSA लगा दिया गया, और FIR करवाई गई कि इन्होंने तहसीलदार को मारा है, और किस्मत देखी कि मैं उनका बेटा, मैं खुद तहसीलदार बना। भिंड में आप एक सीन बताया था मुझे आपने। जी। प्री वहाँ से दिया था आपने, वही सा प्री? जी। वो बताओ एक बार आप। जी, मैंने जो MPPSC का पहला प्री, जैसे ही मेरा MA कंप्लीट हुई, हाँ, और मैंने 2018 में पहला प्री दिया, ऐसा कुछ जनवरी में हुआ था, 12 या 13 जनवरी को, तो उसका रिजल्ट शायद मार्च या अप्रैल तक ऐसा कुछ आता है, 2 महीनों में। तो उस समय मैं गांव में खेती वगैरह करवा रहा, पापा के साथ फसल कटवा रहा, तो अप्रैल मई तक फ्री हुआ। फिर दोस्तों ने बताया कि तेरा प्री निकल गया है, तूने मेंस का पेपर नहीं दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता कब क्या हुआ, कब रिजल्ट आया, कब मेंस के पेपर हुए, तो मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं था। तो ऐसे 18 की वो गई PSC। फिर 19 में जब FIR वगैरह तो हो ही गई थी, तो फिर जेल से आया ही था, तो जेल से आके वो प्री दिया। तो और जब जेल गया ना, तो वहाँ से जो कोर्ट होता है, हाँ, जो अदालत, वहाँ से जेल तक
तो पुलिस वाले मुझे हाथ में हथकड़ी लगा के लेके आए थे, और मतलब मेरा कॉलेज रास्ते में ही पड़ता है। तो उस दिन मतलब शाम के ऐसे 4-5 बजे थे, कॉलेज से बच्चे छूटे ही थे। तो वो मुझे देख के कह रहे, अरे अरे इसको देखो, ये तो अपने कॉलेज का है, इसको क्या हो गया। फिर जब मैंने वो प्री दिया 2019 का जेल से, तो जब सेंटर पे गया तो ऐसे हथकड़ी डल के, तो जो बच्चे वहाँ पे थे तो वो एक तरह से, अब ठीक है वो सच्चाई कह रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे ऊपर हंस रहे या तंज कस रहे। तो उन्होंने कहा कि किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, पर इसका ज़रूर होगा। सही है। तो हो सकता है कि उन्हीं की बोली शायद फल गई, तो उस वजह से। किसी ने पूछा था उस टाइम कि आप नहीं, किसी ने नहीं पूछा। वो अगर ऐसे व्यक्ति अगर कोई आते हैं एग्जाम वगैरह देने, तो उनको अलग बिठाते हैं, क्योंकि अच्छा बाकी बच्चों को भी तो खतरा रहता है ना। अगर मान लो कि तो आपको अलग बिठा रखा था? हाँ, अगर मान लो कि मैं अलग ही रूम में, हाँ, अगर मान लो कि मैं ठीक हूँ, हाँ, अगर कोई और होता, सही है, तो अगर कोई 2-4 मर्डर करके आता फिर एग्जाम देता, सही बात। तो जब वो 2-4 मार चुका है तो 1-2 को और मारने में क्या जाता है, उसका सजा तो उतनी होनी हो फिर उसको। तो इस वजह से ऐसे लोगों को अलग ही बैठा के पेपर दिलाया। अच्छा, पेपर जब दे रहे तो उस टाइम क्या चल रहा था दिमाग में? हाथ में हथकड़ी जी, हाथ में एक और पेन जी, सामने पेपर है जी। उस समय तो मतलब जेल में था, तो एक तरह से वो वैसे ही लोग मिलते हैं मतलब जेल में, कि क्राइम की बातें, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरी ये तारीख है, मेरे ऊपर वो FIR है, वो धाराएं हैं, ये घटना है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा माइंड उसी टाइप का बनने लगता है। तो एक तरह से 62-63 के लगभग नंबर आए थे, और माइंड में यही रहता था कि नहीं यार, जब किसी ने अपने साथ इतना बुरा किया है तो हिसाब बराबर करना है, हिसाब बराबर करना है। पर बाद में फिर पिताजी ने बहुत समझाया, तो एक तरह से उनका, मेरे पिताजी का नाम भी केशव है, और एक तरह से वही वो रहे हैं मेरे जीवन के रथ के सारथी। उन्होंने जिधर जिधर मुझे लेके गए, मैं बस उनके पीछे पीछे चला गया हूँ, और उनकी हर बात मानी है। तो उन्होंने समझाया कि नहीं, बदला लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है, तुम आओ छूट के, तो मेरे साथ चलना फिर दिल्ली वगैरह, मैं तुम्हें नेता बनाऊंगा, क्या करोगे ये सब में। फिर जब मैं दोबारा फिर जेल गया, पिताजी पे ये मैंने बताया कि अभी NSA लग चुकी थी, तो वो अंदर थे, और बुआ ने मेरी ज़मानत पहले करवा ली थी। तो मैं बाहर आया, फिर मैं पिताजी को बोल के आया कि मैं इंदौर जा रहा हूँ, PSC की तैयारी करूँगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है चले जाओ। तो फिर वहीं से। अच्छा, दोबारा भी जेल वहीं गए आप? भिंड में गए? जी, जी। वो कितने दिन के लिए गए थे? दोनों कितने कितने टाइम तक रहे? जी, एक लगभग 1 महीने तक रहा, और एक में लगभग 15 दिन तक रहा जेल में। और पिताजी वो थोड़े ज़्यादा समय तक रहे, क्योंकि मतलब एक तरह से पुलिस और प्रशासन और जो स्थानीय जो लीडरशिप थी वो उनके पीछे लगी हुई थी कि, और ऐसे व्यक्ति को जो लोगों के साथ खड़ा होता है हर मुसीबत में, और जिनको दबाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको वो वीडियो भी दिखाए थे, वो महिलाओं वाले, कितनी उनके साथ बलात्कार हुआ और वो उनकी कितनी मारपीट हुई। तो उसमें भी उस जो आंदोलन हुआ, और जो पुलिस तो FIR भी नहीं दर्ज कर रही थी जिन लोगों ने ये सब किया उनके ऊपर। अच्छा। जी, तब मैं भी था उसमें आंदोलन में। पिताजी मुझे, मम्मी को, भाई को, और भी जो मोहल्ले से जो लोग थे उनको इकट्ठा करके ले गए। फिर वहाँ पे 2 दिन धरना दिया कलेक्ट्रेट में, SP ऑफिस पे, और फिर आंदोलन किया, तब जाके कहीं FIR हुई। तो जो लोग दूसरों के लिए लड़ते हैं, तो मतलब मैं खुद हूँ प्रशासन में, तो मतलब ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रशासन सपोर्ट नहीं करता, और कहीं ना कहीं फिर अपने टारगेट पे लेता है ऐसे लोगों को। तो उस वजह से पिताजी को भी टारगेट पे लिया, और उनके खिलाफ भी झूठी FIR वगैरह सब करवाई। अच्छा, जेल में आपको प्रताड़ित वगैरह किया गया? जैसे कुछ टॉर्चर वगैरह करते हैं ना? जी, कि आप एक्सेप्ट करो, आपने ये किया है, अगर नहीं भी किया तो करो आप एक्सेप्ट, ऐसा कुछ? अभी मतलब जेल जाने से पहले तक तो सब फिल्मों में ही देखा था कि जेल की लाइफ कैसी होती है, मगर जब जेल गया जब पहली बार, तब जाके देखा कि बिल्कुल मतलब जैसे उसमें दिखाते हैं उससे भी, अगर ये कहूँ कि ज़्यादा वो है बुरी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब गया जेल में, तब जैसे ही एंट्री हुआ उसमें जेल में, जब पहली बार गया था, मैंने अभी आपको बताया कि वो मुझे कोर्ट से जेल तक हथकड़ी लगा के एक तरह से जुलूस निकालते हुए लेके गई थी पुलिस मुझे। मैं, पिताजी और भाई और कम से कम 7-8 पुलिस वाले थे, तो वो जुलूस निकालते हुए ले गए थे जेल तक सबके सामने। तो जब जेल में गया तो पूरे कपड़े वगैरह उतरवा के पूरी चेकिंग वगैरह करते ही हैं वो फॉर्मेलिटी, क्योंकि अगर कोई बाहर से कुछ हथियार वगैरह लेके अंदर जाए तो वो, फिर जब वो सब हो गई, फिर 2 कंबल दिए मुझे, और एक ऐसा कि कब से नहीं धोए गए होंगे, अब
इतने लोग आते हैं जाते हैं, कौन इतना ध्यान रखना है जेलों में। तो एक कंबल दिया गया बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए तो दिया गया, और जिस बैरक में मुझे रखा गया वो लगभग ऐसा 20 बाई 20 का कमरा रहा होगा। उसमें कम से कम 25 के या 30 के लगभग लोग थे उस कमरे में, एक कमरे में। एक कमरे में। और इतनी सी जगह मिलती थी, इतनी सी जगह एक व्यक्ति को, अच्छा, कि बस लेट सके, बस एक व्यक्ति को इतनी जगह मिलती थी। और एक ही उसमें अंदर वॉशरूम थी, उसको यूज नहीं कर सकते थे, पर यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर गंदी हो जाएगी, और गंदी तो रहती हैं वैसे भी जेलों की, तो बाकी जो 24-25 जो और लोग हैं उनको समस्या आएगी फिर। और फिर मतलब पूरी जेल में, और खाना भी ऐसा था कि अगर एक कटोरी दाल मिली है तो आप उसमें देखेंगे, अगर आप गिन सकेंगे कि इतने दाल के दाने हैं, पूरा पानी। और रोटी भी गिनती की 4 मिलती थी। ऐसा खाना कभी खाया नहीं पहले, तो फिर खाने का मन भी नहीं करता था। पर जो मुझसे ज़्यादा समय तक उसमें रहे थे लोग, तो वो उसके आदी बन चुके थे, क्योंकि अब जीवित रहना है तो खाना पड़ेगा। तो फिर वो कहते थे कि भैया अगर आप नहीं खा रहे तो मुझे दे दो। तो मैं सिर्फ 2 रोटी खाता था जब तक जेल में रहा, और अपने हिस्से की बाकी 2 रोटी और को दे देता था कि भाई तुम खा लो। अच्छा, बाकी लोग परेशान करते थे आपको अंदर, क्योंकि आपके साथ 25 लोग थे मान लीजिए, जी। तो 25 ही डिफरेंट क्राइम वाले होंगे जी, और सबकी मेंटलिटी अलग टाइप की थी जी, और आप तो सबसे अलग थे क्योंकि जी। आपने तो कोई क्राइम किया ही नहीं थी। जी। जब मैं पहली बार गया, जब मैं जेल में, तब जो नई जो आमद जाती है जेल में, तो जैसा आप फिल्मों में देखते हैं कि कुछ एक सा काम करवा रहे हैं, हाँ। वॉशरूम साफ करवा रहे हैं या झाड़ू पोछा लगवा रहे हैं, तो वो मुझसे भी करवाया गया था। वो पूरा जो भी मेरी बैरक थी, अच्छा। उसमें 2 दिन मुझसे झाड़ू पोछा लगवाया गया, शुरुआत के 2 दिन। और पूरा नीचे से पानी भर के लेके जाता था। मेरी ऊपर 2nd फ्लोर पे थी उसकी वो बैरक, तो वहाँ से नीचे से पानी भर के लेके जाता था, लेके गया एक दिन। और वो पूरा जो वॉशरूम था उसको भी साफ़ करना पड़ा। बोलते ना वो स्टोरी एक फिल्म वाली एक स्टोरी लग रहती है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि फिल्मों में तो पूरा सेटअप लगा हुआ है, सारी चीज़ें, लाइट, कैमरा, एक्शन। अगर वहाँ पर गंदगी नहीं है, तो अगर है भी तो पूरे परफ्यूम वगैरह सब लगा के कर देते हैं। सही है। ठीक है, पर वहाँ तो जेल में की जो सच्चाई है वो ऐसी ही थी। और तब और मुश्किल पड़ जाता है कि जब मेरे साथ मेरे पिताजी और मेरे भाई थे, तो जब मैं देखता था जेल में कि जब जैसे सुबह 8 बजे अपनी अपनी बैरक से कैदियों को बाहर निकाल देते थे, एक जगह पे एक ऐसा बरामदा टाइप का था, वहाँ पे सबको बाहर निकालते थे। तो फिर 2-3 घंटे वहाँ बाहर रहते थे। तब तक उसमें झाड़ू पोछा जो भी नए कैदी आते थे ना, वो करते थे उसमें, हर एक उसमें बैरक में। तो फिर मैंने देखा कि पिताजी की आंखों में मतलब ऐसी गीली हैं, उनकी आंखें नम है कि कहाँ हम लोग ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे थे और कैसी परिस्थितियाँ आ गई। मतलब सिर्फ मम्मी अकेली रह गई थी घर में, बाकी सब लोग जेल में। तो बुरा लगता था, दुख होता था, पर क्या कर सकते, कुछ कर नहीं पाते ना आप उस समय। सोते थे आप जेल में? नींद आती थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि काम कुछ था नहीं। तो जेल में वैसे जो भी शुरुआत के 2-3 दिन काम करना पड़ा, बाद में तो कुछ काम नहीं करना पड़ा। और पर एक तरह से जेल में जब एक रूम में 20-25 लोग हैं, इतने हैं, तरह तरह की बातें चल रही हैं। और जो लोग पहले से है जेल में, जो थोड़े ऐसे जो ज़्यादा वैसे क्राइम करके आए हैं संगीन अपराध में, तो उनका एक तरह से दबदबा चलता था। तो अगर अपन थोड़ा ऐसा करते हैं ना कि कुछ अपन अलग हटके करते हैं ना, तो वो लोग पसंद नहीं करते कि जैसा हम चाहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। जैसे मूवी में हम देखते हैं कि कोई अच्छा खासा हाँ, दबंग व्यक्ति बोल सकते हैं, वो अपना ही ऑर्डर फॉलो करवाता था कि ऐसा मत करो तुम, तो ऐसा रियल में? जी ऐसा होता है उसमें। एक जो मेरी बैरक पे भी था, एक ऐसा आदमी था, शायद उस पे उसकी पत्नी की हत्या का आरोप था। अच्छा। हाँ, तो उसका मैं वो शब्द भूल रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, एक बैरक का वो होता है, तो जो पूरे कैदी होते हैं सब उसका ऑर्डर मानते हैं। तो उनको कोई, ये जो ऐसे रहते हैं जी, लीडर टाइप से, उनको वहाँ का जो पुलिस वगैरह है जी, वो लोग कुछ नहीं बोलते उनको? जी, एक तरह से उन लोगों को, जैसे कि कोई नए नए कैदी गए, कैदियों को तो जेल के बारे में पता नहीं है कि
क्या करना है, कैसे रहना है, क्या शोर करना है, चिल्लाना है। पर जो वो रहता है वो एक तरह से कि जो पुलिस का ही वो रहता है, मतलब अच्छा। उसका सबॉर्डिनेट टाइप का वो है कैदी। हाँ। पर वो जो, क्योंकि जो पुलिस है वो तो अंदर रह नहीं पाएगी बैरिक में, सही है। तो एक तरह से वो उनको वो करता है, उनका प्रतिनिधित्व, तो वही पूरा मैनेज करके रखता है अंदर सभी कैदियों को, और कैसा खाना बांटना है। तो कहीं ना कहीं उसमें खाने में भी वो लोग भेदभाव करते हैं कि जो उनके अपने खास लोग हैं उनको अच्छा। फिर नीचे से वो दाल, ज़्यादा दाल वाली सब्जी देंगे, और सब्जी भी उधर नीचे से देंगे पूरा निकाल के वो। आपके साथ हाँ। कैसा सीन था? पर मेरे साथ तो अब अपना तो कुछ ऐसा रहा नहीं कि अपन कुछ ऐसी मजबूत फैमिली से या कुछ ऐसे। अच्छा, एक और सीन तिहाड़ का भी बताया था आपने। जी। तिहाड़ का क्या था? जी, उस मतलब मैं तो नहीं गया, पर मेरे पिताजी भाई जब दिल्ली वगैरह में जब आंदोलन वगैरह करते थे तो उनके ऊपर भी वहाँ पे एफआईआर वगैरह करवाई गई। हाँ, तो तिहाड़ जेल में तो मैं कभी नहीं गया, पर वो दोस्तों ने लिख दिया ऐसा कि, पर मैं कभी नहीं गया। ओके। पर पापा से मिलने वगैरह छुड़वाने कुछ कभी जाना नहीं हुआ था ऐसा? मतलब पिताजी ने मुझे कभी, वो भले ही कितनी भी परेशानियों में रहे हो, पर उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं परेशानी में हूँ तुम आ जाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा, ना कभी बुलाया। उन्होंने बस जब भी कहा यही कहा कि पढ़ाई पे ध्यान दो, बस मैं हूँ, जब तक मैं हूँ मैं सब देख लूँगा, जब मैं ना रहूँ तब आ जाना बस। गांव में भी जैसे आपने बताया था कि एक बार हो गया था फिर वापस से कुछ हुआ था। जी। 2-3 बार हुआ था क्या ऐसा कुछ? जी, अभी मैंने आपको बताया कि जब पिताजी वो गांव में अनाज वगैरह लेने गए थे, क्योंकि आटा वगैरह ख़त्म हो चुका था, तो तब उन लोगों द्वारा घर में आग लगा दी गई। और जब पिताजी जब एफआईआर करवाने गए थाने पे, तब पुलिस ने एफआईआर नहीं की, और फिर हमारा पूरा परिवार और कुछ लोगों ने साथ दिया। तो 2 दिन तक एसपी ऑफिस में धरने पे बैठे रहे, उनको दिखाए पूरे जले हुए घर के पूरे वीडियो सबूत फ़ोटोज़ वगैरह। तो उसके बाद फिर उन लोगों पे पुलिस ने एफआईआर की। फिर जब अभी 2023 में भी चुनाव से कुछ टाइम पहले, तब भी उन लोगों द्वारा ट्रैक्टर वगैरह में और जो झोपड़ी वगैरह थी उसमें भी आग लगा दी गई। हाँ, उसके लिए भी फिर थाने के बाहर धरने पे बैठे रहे, पर पुलिस ने उसमें भी एफआईआर नहीं की। एमपीपीएससी की जो अपनी जर्नी है 2018-19 से चालू हो गया था, मतलब तैयारी का। जी, ठीक है। उसके बाद फिर तैयारी वगैरह का कैसा क्या रहा, जो सिलेक्शन हुए आपके, इस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई? मेरी एमपीपीएससी की तैयारी 2018 से शुरू हुई थी, जब मैंने पहला प्री दिया था, और वो प्री मेरा क्वालिफाई भी हुआ था। पर पिताजी के साथ खेती के काम करवाने के कारण, और उस समय मेरे पास कुछ घर में एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं था, तो वो कीपैड वाला मोबाइल था, तो पता ही नहीं चला कि कब रिजल्ट आया, कब मेंस के एग्ज़ाम हुए, उसका पता ही नहीं चला। फिर बाद में फिर दोस्तों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ कि तू पास हो गया था प्री में, मेंस के पेपर दिए क्या? तो वो हुआ। फिर ये मेरे ऊपर झूठी एफआईआर वगैरह हुई, मैं जेल गया। फिर जेल से ही मैंने वो 2019 का दिया प्री, वो पास नहीं हुआ, क्योंकि एक तो पढ़ नहीं पाया, और दूसरा थोड़ा उस समय की जो समस्याएं थीं, जो कठिनाइयां थीं, तो मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया था। फिर जब मैं दूसरी बार जब मैं जेल से छूट के आया 8 जनवरी 2021 को, जब मेरी बड़ी बुआ ने मेरी ज़मानत करवाई, और मैं 8 जनवरी 2021 को जेल से छूट के आया, और फिर मेरी छोटी बुआ ने मुझे बुलाया 9 जनवरी को। अब मुरैना में है मेरी छोटी बुआ, तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर उन्होंने ही मुझे अपना एटीएम कार्ड दिया और कहा कि अब तुम यहाँ मत रुको, अगर तुम यहाँ रहोगे तो और तुम्हारे ऊपर एफआईआर वगैरह की जाएंगी। तो फिर मैं उनसे पैसे लेके कुछ और इंदौर गया पीएससी की तैयारी करने के लिए, और ऐसा कुछ मैं 13 जनवरी को इंदौर पहुंच गया था 2021 में। जी, 2 महीने इंदौर कोचिंग की। फिर जो दूसरा लॉकडाउन आया तो फिर कोचिंग वगैरह बंद हो गई थी, पर मैं इंदौर ही रहा। और जैसे 22 या 23 जुलाई को प्री था इसका 2020 वाला, उससे 20 दिन पहले मेरे माताजी, मेरे पिताजी और मेरे भाई का दिल्ली में उन लोगों द्वारा कार से एक्सीडेंट करवा दिया गया। मुझे कॉल आया और लोगों का कि ऐसा ऐसा हो गया है। उस समय मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था पॉलिटी की। अच्छा। हॉस्टल में ऊपर बैठा, सब बच्चे चले गए थे पर मैं अकेला रहा था हॉस्टल में। अच्छा। क्योंकि एक मेरे अंदर वो था कि
इतनी समस्याएं कठिनाइयाँ आई और तब भी मेरे पिताजी हार नहीं मान रहे हैं, मेरी फैमिली हार नहीं मान रही है, तो मैं कैसे हार मान लूँ। तो मैं पूरा मन बना चुका था कि मुझे डीएसपी बनना है। तो जो एक्सीडेंट हुआ मेरी माताजी का, तो फिर मुझे दोस्तों का कॉल आया, रिश्तेदारों का कॉल आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। मैं अकेला ही था हॉस्टल में, कोई नहीं था फिर मुझे संभालने वाला। मैं बहुत रोया उस दिन, पूरी रात रोया, मैं सो नहीं पाया। फिर अगले दिन मैंने, प्रदीप सर हैं पीएस एकेडमी के, मैंने सर को बताया सर ऐसा ऐसा हो गया है। तो सर ने कहा कि चले जाओ, कम से कम देख तो आओ माताजी को। पर एक तरह से ज़िद्दी था उस टाइम में, तो मैंने कहा नहीं सर, अब मैं डीएसपी बन के ही जाऊंगा। मेरी बुआ जी का भी कॉल आया था रात में ही, तो उन्होंने भी कहा कि आ जाओ, वहीं से इंदौर से दिल्ली आ जाओ सीधे। पर मैंने कहा कि नहीं, मैं डीएसपी बन के ही आऊँगा। फिर सर ने मुझसे कहा कि अगर तुम डीएसपी बन भी गए और तुम्हारी माताजी नहीं रही, भगवान ना करे, तो फिर क्या, किससे मिलोगे, फिर किसको बताओगे कि मैं डीएसपी बन गया हूँ। मैं गया फिर इंदौर से दिल्ली, और फिर वहाँ जाके देखा, मतलब डॉक्टर ने बहुत सी जगह उनके यहाँ तक ड्रिप लगाई थी, पूरे दोनों हाथों में, यहाँ गर्दन पे भी ड्रिप लगाई थी। मतलब ऐसी हालत थी कि डॉक्टर ने तो ये कह दिया था कि आप घर ले जाओ, जब तक हैं तब तक इनकी देखभाल करो। मैं गया दिल्ली में, पिताजी से बहुत लिपट के रोया। फिर पिताजी ने, बुआ जी ने मुझे समझाया कि छोड़ो, जो हो गया हो वो तो हो गया, तुम जाओ अपनी इंदौर जाओ, वापस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो फिर मैं आते टाइम अपने माताजी के हाथ पे मैं लिख के आया, मैं कसम खा के आया उनकी कि चाहे भले ही कुछ भी करना पड़े, ज़मीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े, पर मैं डीएसपी बन के ही दिखाऊँ। पूरी मेहनत की, मतलब 1 मिनट भी मैंने इंदौर में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। सुबह जगता था, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई की कंटिन्यू बैठ के। फिर 12 बजे से 1 बजे तक खाना पीना खाने जाता था मेस पे। फिर 1 बजे से 2 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ा। 2 बजे से 4 बजे तक सोया दिन में। फिर 4 बजे से शाम में 8 बजे तक पढ़ा। 8 से 9 बजे तक खाना पीना वगैरह खाया। फिर 9 बजे से रात में 2 बजे तक पढ़ा, और 2 बजे से सुबह 6 बजे तक सोया। सिर्फ 5-6 घंटे सोता था। बहुत मेहनत की। मतलब मैं एक तरह से कोसता था भगवान को और लोगों को कि मेरे ही साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती की किसी की, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा जो इतनी कठिनाइयाँ मेरे परिवार पर आ रही, मेरे ऊपर आ रही है। पर फिर मेरे पिताजी मुझे हमेशा हर बात में हिम्मत देते रहे। उन्होंने मुझे पॉजिटिव ही रखा है। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ होता है ये मान के चलो सब अच्छे के लिए हो रहा है। और अब मुझे लगता है कि अगर वो सब परिस्थितियाँ नहीं होती, वो सब कुछ नहीं होता, तो मेरे अंदर वो आग पैदा नहीं होती कि मैं कुछ करूं, क्योंकि सब ठीक ठाक था, चल रहा था, खाने को मिल रहा था, पहनने को मिल रहा था, घूमने फिरने को मिल रहा था। पर जब वो परिस्थितियां आईं तब वो थोड़ा अंदर से झकझोर के गई। फिर लगा कि नहीं, कुछ करना है जीवन में, कुछ करना है। मतलब कंडीशन भी ठीक नहीं थी शायद फैमिली की, मतलब अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोला जाए तो। मतलब पिताजी के पास इतने रुपए भी नहीं थे कि वो मुझे किराए के लिए दे सके इंदौर आने के लिए। अच्छा। हाँ, पूरा अभी भी बुआ का ऐसा 8-9 लाख रुपए हैं खर्चा। अच्छा। तो पूरा सब कुछ घर के खाने पीने का, मेरी पढ़ाई का, जो पूरा माताजी के इलाज का, मैं इंदौर रहा, मेरी कोचिंग का, सब कुछ मेरी बुआ ने दिया। अभी सिलेक्शन हुआ है आपको जी। पर अगर सिलेक्शन नहीं होता तो लगा नहीं कि इतना पैसा जो लिया है जी, ये कहाँ से देंगे हम? ये विचार मन में आया था कि अगर नहीं हुआ सिलेक्शन और इतना मैंने ले लिया है, मतलब बुआ का इतना कर्जा हो रहा है, वो इतना खर्च कर रही मेरे ऊपर, तो कहाँ से वापस करूँगा। पर जो मैंने अभी आपको बताया, जब मैं दिल्ली गया था अपनी माताजी को देखने के लिए, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा होश था। बस वो, जैसे मैंने उनके हाथ पे लिखा, तो आप कभी उनसे मिलें तो वो बताएंगे कि उनको बस इतना था कि मैं कुछ लिख रहा हूँ उनके हाथ पे। अच्छा। हाँ, उनको इतना एहसास हो रहा था कि मैं कुछ लिख रहा हूँ उनके हाथ पे। तो मैं उनके कान में बोल के आया था कि मैं आपकी कसम खा रहा हूँ, मैं पूरी मेहनत करूँगा और डीएसपी बन के दिखाऊँगा, और अगर मैं ना बन पाऊँ तो ये सोच लेना कि मैं तुम्हारा बेटा था ही नहीं, मैं ये सोच लेना कि मैं मर चुका हूँ, और फिर अगर मैं डीएसपी नहीं बना तो मैं घर वापस लौट के नहीं आऊँगा। उस टाइम आप लिख रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कुछ भी? जी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
फिर कुछ दिनों बाद जब वो उनकी ऐसा 10-15 दिनों बाद उन्होंने पापा से पूछा कि वो जैनू मेरे हाथ पे क्या लिख के गया। फिर पापा ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे लिख के गया था। जैसे आपके पापा जो है एमपीपीएससी की तैयारी करते थे उससे, जी। तो उन्होंने भी इंटरव्यू तक पहुँचे, वो इंटरव्यू वगैरह दिया ऐसा कुछ? मेरे पिताजी ने 1995 से 2000 तक 5 बार लगातार मुख्य परीक्षा दी, पर वो एक भी बार उसको मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक तरह से पढ़ने में कमज़ोर थे, वो उनका नॉलेज आज भी मुझसे बहुत ज़्यादा है, पर जो वो ना पढ़ते ज़्यादा थे, लिखते बहुत कम थे। और ये चीज़ मैंने उनकी गलतियों से सीखी कि लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कम से कम 60-70 हज़ार रुपये की मैंने मेंस की ही टेस्ट सीरीज़ लगाई और बहुत उसकी लिखने की मैंने प्रैक्टिस की। ये मेरे दोस्त हैं, इनको भी पता है कि एक दिन में मैं 3-3 टेस्ट लिखता था 3-3 घंटों के। अच्छा, लगातार। तो घर पे मतलब रूम पे लिखते थे या फिर टेस्ट सीरीज़ देने जाता था, पूरी देने जाता था। और राइटिंग भी पहले ख़राब थी मेरी, पर लिखते लिखते कोशिश करते करते वो आने लगी। और जब पहला टेस्ट दिया था तब 150 नंबर में से 45 नंबर आए थे। तो अब लगा था कि यार कितने अपन पीछे, अपन तो और कुछ ये सोचते थे कि नहीं कर देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। फिर बाद में फिर चीज़ समझ में आई और भी मेहनत की और फिर सबसे हाईएस्ट नंबर जैसे चेतन मीना कोचिंग पे लगाई थी टेस्ट सीरीज़, तो उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट में 150 में से 110 नंबर आए थे। अच्छा। तब चेतन सर ने बुला के कहा था कि अच्छा लिख रहे हो, अच्छा पढ़ते हो, जरूर सिलेक्ट होगे एक दिन। मतलब पापा की तैयारी भी जो है आपकी जर्नी में काम आई तैयारी करने में? जी ज़रूर। जो मुझे तैयारी के दौरान मुझे पापा भी बताते रहते थे, और जब इंटरव्यू आता था तो तब भी वो बताते थे क्या पहन के जाना है, कैसे रहना है। अच्छा। कैसे बोलना है। कभी सर बोल दिया, कभी श्रीमान बोल दिया, कभी महोदय बोल दिया, ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग वो चेंज करके बोलना है, बार बार रिपीटेशन नहीं करना है वर्डों। चलिए कुछ घूम फिर लेते हैं, थोड़ा सा टहल के आपको इनका जो अभी बताया था मैंने कि अभी जो है भैया नायब तहसीलदार है मंदसौर ज़िले का, एक जो विकास खंड है ना जी, विकास खंड है गरोट में है। तो ये घर का पीछे का आप देख रहे हो, ये बंगला है वही जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो एक दिन आपको भी यह चीज़ मिलने वाला है ना। तो कुछ टहल के बात करते, दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू थोड़ा सा। तो चलिए चलते हैं। तो आप ये देख सकते हो पीछे भैया का यही घर है जिसके अंदर रहते हैं। फिलहाल में अभी अकेले रह रहे हैं ना भैया आप? जी मैं अकेला। कभी अकेलापन महसूस नहीं होता कि कोई और साथ भी रहे? जी महसूस होता है, मन भी करता है कि फैमिली रहे, साथ रहे, पर माताजी पिताजी हैं और दादाजी वृद्ध हैं, तो उनकी भी सेवा वगैरह करनी होती है। और अभी वो बुज़ुर्ग हैं, उनकी भी देखभाल है, तो माताजी पिताजी का आना नहीं हो पाता है। और भाई जो हैं वो इंदौर में तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी नहीं आ पाते हैं। तो अकेलापन तो लगता है, पर मैं किताबों के साथ ज़्यादा रहता हूँ तो उस तरह कट जाता सब। बिल्कुल। ये गाड़ी देख सकते हो भैया की, इधर साथ में देखेंगे आप उनके लेफ़्ट हैंड राइट हैंड, तो इनसे भी चर्चा करेंगे। बताइए भैया इनके बारे में कुछ, या फिर उनको इनवाइट करिए आप। ये आओ ना, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत जिगरी यार हैं, शैलेंद्र पिरोनिया और अनूप राजपूत। दोनों मतलब मेरी जब टेस्ट सीरीज़ वगैरह देने जाता था तभी से, तैयारी के दौरान से ही साथ है और अभी तक हैं। भले ही अभी तो तैयारी कर रहे हैं ये, मैं चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना है कि अधिकारी बन जाएं। तो क्या कुछ खास है दोनों की चीज़? क्या देखा आपने इनके अंदर, या क्या किया है इन्होंने आपके लिए? मैं ये नहीं देखता कि व्यक्ति के विचार कैसे हैं, मतलब ये कपड़े कैसे हैं, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है। मैं देखता हूँ कि अगर मेरे से उसका कनेक्शन बन रहा है, मेरे से उसकी वाइब्स मैच हो रही हैं, तो तब वो मेरे लिए बढ़िया है। अगर मेरे से उसके विचार नहीं मिल रहे मेरे साथ, और ऐसे मैं उसके साथ अनकंफर्टेबल हूँ या वो मेरे साथ है, तो फिर मेरी ज़्यादा फिर दूर तक दोस्ती जा नहीं पाती। देखिए हम लोग तीनों साथ में ही तैयारी करते थे, और साथ में तैयारी कर रहे हैं तो सब चीज़ मस्ती हो रही है, पढ़ाई हो रही है, और दोस्तों का होना एमपीपीएससी जैसी तैयारी में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्त हैं तो सब अप्स एंड डाउन है, वो साथ में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अच्छा हो रहा है तो साथ में डिस्कस कर लिया, बुरा हो रहा है तो सब चीज़ें फेस कर ली। और अब जैनेंद्र, इसकी भी एक ख़ास आदत है, मतलब इसकी ख़ास बात ये है कि मतलब ये अधिकारी बन गया है, लेकिन ये दूसरों के लिए अधिकारी होगा,
हम लोगों से जब भी मिलता है तो अपना अधिकारीपन जो है अपने क्षेत्र में छोड़ के आ जाता है और हम लोगों से उसी तरीके से मिलता है जैसे तैयारी के दौरान साथ था। व्यक्तित्व हिसाब से मतलब देखा जाए तो दोस्ती के लिए सबसे अच्छा उदाहरण जयनंद को दे सकते हैं। दोस्ती को निभाना, कैसे बनना, मतलब सिलेक्ट होने के बाद दोस्त कम लोग बन पाते हैं, लेकिन सिलेक्ट होने के बाद भी हम दो दोस्तों के साथ हमेशा अच्छे संपर्क रहे हैं। शुरू से ही हर कोई भी परेशानी हो तो उसमें साथ दिया है, कुछ भी विचार हो, कहीं मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, कैसे तैयारी करनी है, कैसे फेस करना है फेस को। मैंने भी साथ में मतलब इंटरव्यू दिया था साथ में 2022 का, मतलब कैसे क्या करना है तो जयनंद भाई ने तैयारी कराई थी, कैसे मेंस करना है, इंटरव्यू कैसे करना है, साथ में भरोसा देते रहते हैं। अभी भी हम दोनों कर रहे हैं, 25 का मेंस साथ में देंगे, तो उसके लिए भी इससे यहाँ तक बोल दिया था कि तेरा 2022 का इंटरव्यू मेहरा सर के बोर्ड में जा रहा है और उन्हीं के होगा। ऐसा हाँ, मेहरा सर के बोर्ड में हम दोनों का ही हुआ था लगभग। एक ही दिन था और साथ में था। हाँ, तो बस मतलब अच्छे से सब कुछ बढ़िया चलता है और उनकी मेहनत संघर्ष है कि उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, तो इनकी संघर्ष की मेहनत की है तो उसकी सफलता ज़रूर मिलती है। भैया का जो बंगला है उसके आसपास का पूरा जो इतना देख सकते हैं आप, लगभग 3 से 4 बीघे के आसपास देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। अगर आप अधिकारी बनते हैं तो ये चीज़ आपको मिलेगी। MPPSC के द्वारा अगर आप बनते हैं, चाहे अच्छी खासी नायब तहसीलदार भी बनते हैं तो ये मिलेगी, DSP बनते हो तो इस टाइप से हो सकता है और भी कुछ बड़ी चीज़ें मिले। जैसे आपकी एस्पिरेंट लाइफ थी, मतलब चाहे घर पे हो या फिर इंदौर की, जी, वो लाइफ बढ़िया थी या फिर अब जो लाइफ एक मिल रहा है, जो बंगला मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, ऑफिस वाला, जी, क्या फ़र्क देखा दोनों में? जी, दोनों का अपना अपना जो इम्पोर्टेंस है वो है। जब स्ट्रगल करते हैं अपन उस समय पे, तो जब पढ़ाई करते हैं तो उस समय ये लगता था कि यहाँ की चीज़ें अट्रैक्ट करती थी कि गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो और पूरा एकदम चाम हो। पर वो जब इसमें आ जाते हैं तब इसमें ऐसा लगता है कि नहीं, जो पहले की जो लाइफ थी ना, मतलब वो बहुत सही थी। ऐसा क्योंकि घर से पैसे मिल रहे हैं, सब चीज़ इंदौर में मिल रही है, खाने को मेस पे चले जाओ, कपड़े धोने के लिए वहाँ पे दे दो लॉन्ड्री वाले को, सही है। ठीक है। पर जो सिर्फ क्या काम था अपना, पढ़ाई करना। और मुझे ये लगता है कि पढ़ाई करना दुनिया का सबसे सरल काम है। कूलर, पंखे, AC की हवा में बैठे हैं लाइब्रेरी में, कोई धूप नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई पसीना नहीं, कोई मेहनत नहीं। और जब मैं जब गांव जाता हूँ, तब जब खेती में काम करवाता हूँ, तब ये सोचता हूँ कि नहीं यार, बहुत कठिन काम है, इससे तो बढ़िया पढ़ाई कर लेते, वो बहुत सरल है। कैसा लगता है जब इस बंगले को देखते हो आप? जी डेली आना होता है, डेली रहना होता है और यहीं जी, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद सफलता मिली और उसके बाद ये पूरा बंगला, सरकारी गाड़ी वगैरह सब सुविधाएं जो सरकार देती है, तो वो हमसे उम्मीद भी रखती है कि हम कुछ अच्छा करेंगे, लोगों की लाइफ में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। और अभी जनवरी मुझे 2 साल हो जाएंगे और मैंने कोशिश भी की है कि लोगों का काम हो जल्द से जल्द हो सके, किसी को कोई समस्या ना आए। और जैसा कि मैं आपको एक बताऊं, जैसे कि पहले जब मैं आया तहसील में, उससे पहले जो यहाँ पे जो राजस्व की जो वसूली होती थी, वो ऐसी 50-52 लाख के लगभग होती थी तहसील में। पर जब मुझे इसका काम मिला वसूली करने का, तब मैंने इसकी 1 करोड़ 48 लाख तक पहुँचा दी। अच्छा, हाँ, 3 गुना? 3 गुनी। और मुझसे पहले तक कितने ही यहाँ पे नायब तहसीलदार आए, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर मैंने उस काम को इतनी शिद्दत से किया कि उसको मैंने 3 गुना तक इसका मैंने रेवेन्यू कलेक्ट पहुँचाया। ओके, कभी ऐसे केसेस आते हैं सामने कि हमारा जो काम है रुका हुआ है, जी ये दे देंगे, इतना दे देंगे, पैसे दे जी देंगे, जी आते हैं ऐसी चीज़ें होती है? जी, अब प्रशासन है तो एक तरह से ये ऐसे काम तो आते हैं लोगों के, अगर काम नहीं होता है तो लोग फिर करते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ है, किसी को पैसे देते हैं, किसी को कुछ देते हैं। पर मैं आपको बताऊं कसम से, मेरे पिताजी ने मुझसे हमेशा यही कहा है कि जीवन में कभी किसी से 1 रुपया मत लेना, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम 1 रुपया लोगे तो तुम्हें 100 जगह सुननी पड़ेंगी, तुम्हारी बदनामी होगी और तुम्हें झुकना पड़ेगा। सही है। और मैं इतना संघर्ष करके आया, इतनी मैंने परेशानी झेली, पर मैं कभी किसी के सामने झुका नहीं। कितना भी बड़ा, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, पर मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका। और मतलब मेरे पिताजी जो मुझे हमेशा कहते रहते हैं
कि पूरी तरह ईमानदार रहना है जीवन में, तो मुझे 2 साल होने को ही कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी से एक सिंगल पैसा लिया है। और अभी तक मतलब मेरी जो सैलरी आती है वो भी ख़त्म हो जाती है। कल ही मैंने अपने दोस्त से, आप लोग आए तो 3000 रुपये उधार मंगाए मैंने। अरे यार गजब भाई, देख सकते हो मतलब इतना ऑनेस्ट कौन हो सकता है कि कल हम लोगों का प्लान था कि भैया के साथ में यहाँ पे आना है, गरोठ आना है इंदौर से। हमें पता नहीं था पर कि ऐसी ऐसी चीज़ें की है, पर अंदर से ये फील हो रहा है कि यार कौन करेगा इतना। तो काफ़ी मतलब सच मानना पड़ेगा, जितना आप हो वैसे दिखते भी हो। इसके बारे में आपने मुझे बताया था कुछ, क्या खास है ये बना रखा है? जी, ये जो कुछ समय पहले तक यहाँ पे जानकी यादव मैडम थी, तहसीलदार, अभी तो एसडीएम बन के रिटायर हो गई। तो उनका जो कुत्ता था, उनका जो डॉगी था, उस जब वो मतलब 4-5 तहसीलदारों के वो रहा साथ में, मतलब बहुत उसने वो किया, यहाँ की सुरक्षा वगैरह करता था वो यहाँ की। पर जब वो एक्सपायर हो गया तो इसी जगह पे जो पहले जो तहसीलदार थे उन्होंने इसकी इसी जगह पर उसको दफनाया और उसका ये चबूतरा बनवाया। क्यों भाई, क्यों रोक रहे उनको घर पे जाने से? ये अनामिका कौन है इसमें? नंदलाल, ये दशरथ। क्या खेत को जाने से क्यों रोक रहे हो? तो सर मांगा भी है। नंदलाल कौन है? मैं हूँ। आप हो तो आप वो मांगीला भाई है, मांगी भाई। हाँ, तो उनको क्यों रोक रहे हो खेत पे जाने से? माने तो आपका उनसे पहले भी तो विवाद चल रहा है इस बात को लेकर। हाँ सर। फिर क्यों रोक रहे हो ये बताओ। ये नुकसान कर रहे हैं। नुकसान कर रहे हैं? क्या नुकसान? दीवान नारंगिया खेल रहे थे। क्या बोल रहे हैं? वो बगीचा ये लेके वो नीचे गिरा। और एक अशोक तो पिता जगदीश नहीं, ये गोविंद गोरिया, ये कौन क्या करती है? वो विलेज के सामने से आ रहा था और मैं ऐसे जा रहा था रास्ते रास्ते, तो दोनों वो उसने भी पी रखी थी सर, मैंने भी पी रखी थी, झूठ नहीं बोलूं थोड़ी थोड़ी। तो पी रखी थी तो मैं वैसे जा रहा था, मैं उसकी तरफ के कुछ 30 रुपये मांगता था। देखो पाप भी नहीं रखू आपसे, मैंने यार तू 30 रुपये दे दे मेरे को, नहीं तू सारी माँगी नहीं, तू उसको क्यों वाला क्यों मन क्यों कहता, एक तो पैसा दिया मन तुम 30 रुपये में तुम पैसे ही दिया मुँह, फिर उनने भी मुँह दी सर और मनी भी वहाँ दे पाई, बस और कहीं नहीं रुका। माने उन्हें एक दो जाबट की भी मनी एक दो जाबट की तू दी, बस और कहीं नहीं, उन्हें हमारे लायक नहीं। चलो वहाँ पे दशरथ बैठो। काफ़ी सारी चीज़ें देखी आज, और भैया के जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ऑफिस गए थे, तो ऑफिस जाने पे कुछ अचानक से कुछ फ़ोन आया था भैया के पास कि कुछ ऑफिस आना पड़ेगा। हम लोग ऑफिस गए थे तो वहाँ पे जाके पता चला कि कुछ केस आया, ऐसा केस कि कुछ लड़ाई झगड़े वाला था, शायद ज़मीन से रिलेटेड था। तो मैं काफ़ी देख के आश्चर्य हुआ उस केस को, क्योंकि जिस चीज़ के लिए भैया ने संघर्ष किया वही चीज़ आज उनके सामने थी और मेरे भी सामने मुझे देखने को मिली। तो आपको ज़रूर दिखाएंगे वो चीज़, देखना इसमें आएगी आपको बात। क्या बोलना चाहेंगे भैया जो आज तहसील में हुआ, जिसके लिए गए थे, जिसके लिए फ़ोन आया था, जो केस था आपके सामने, उसके बारे में कुछ बताइए आप, क्या लगा आज देख के आपको उसको? जी, अभी जब 5 बजे जब अभी अपन तहसील से आ रहे थे तो 151 में पुलिस जो व्यक्ति थे 3 उनको लेकर आई थी। तो उनके जो 2 व्यक्ति थे, उनका एक था कि किसी व्यक्ति को, महिला को, वो अपने खेत की रास्ते से नहीं निकलने दे रहे थे, और जो एक व्यक्ति था वो शराब पी के लोगों से गाली गलौज ऐसा कर रहा था। तो फिर उनमें से जो एक व्यक्ति था जो गाली गलौज वगैरह कर रहा था, अब कुछ ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जैसे माता पिता से मारपीट कर रहे हैं, पत्नी को पीट रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे क्या दया दिखाई जाए, जबकि कई बार ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश की है पर मानते नहीं हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर,
और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनकी पत्नियां ही आती हैं उसमें, जब पुलिस उनको पकड़ के लाती है कि साहब इनको तो जेल ही भेज दो। तो अब अगर वो बाहर रहेगा तो फिर से अपनी पत्नी के साथ मारपीट करेगा, बच्चों को मारेगा, पीटेगा। तो फिर ऐसे लोगों को फिर जितना भी 2, 3, 4 दिन के लिए जितना भी उचित लगता है उतना उसके लिए जेल भेज देती है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी आज, लाइव देखी बिल्कुल, जो कि हम पॉडकास्ट में कर रहे थे बात, जो जर्नी रही है आपकी, जी जो आपके साथ हुआ था, जी आज आप ही ने किसी को वो सज़ा दी। जिस दिन एक दिन आपके हाथ में हथकड़ी थी, लेकिन जी। आज आप सज़ा दे रहे थे किसी को और उसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी। जी। क्या लग रहा था उस टाइम देख के आपको? पहली बार ऐसा केस हुआ या फिर इसके पहले भी कुछ हुआ आपके साथ ऐसा? जी, ये तो जब मैंने ज्वाइन किया था उसके 4-5 दिन बाद हाँ। ही पहला केस आया था हाँ। इस तरह का। तो फिर मतलब जब उसको मैंने पहली बार जब ये केस आया तो उसको तो मैंने ज़मानत दे दी थी व्यक्ति को। तो जब वो चला गया फिर मैंने 10-15 मिनट तक मैं सोचता रहा कि 2019 में 20 में यही ऐसे ही मैं आया था किसी तहसीलदार के पास कि मुझे ज़मानत दे दी जाए और उन्होंने नहीं दी, मुझे जेल भेज दिया। पर ठीक है, अब मेहनत करी, पढ़ाई की, तो आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। अच्छा, जब आप देखते हैं किसी सामने जी जो क्राइम करके आता है, जी आपको उस टाइम लगता है कि इसको माफ़ कर देना चाहिए? जी। जो व्यक्ति ऐसा है कि क्राइम वगैरह करके आते हैं तो उन पे तो मैं बिल्कुल दया दिखाने के बिल्कुल मूड में नहीं रहता। जैसे अभी कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति आया था, तो उसने अपने परिवार की ही किसी महिला का सर, मतलब उसके साथ मारपीट कर दी थी, तो उसका सर यहाँ से कट गया था, यहाँ से यहाँ तक उसको 3-4 टाँके आए थे। तो मतलब वो भी आया और पुलिस उसको पकड़ के लेके आई। उसने भी ज़मानत के लिए आवेदन दिया, पर मैंने उसको बिल्कुल भी मतलब रहम और दया नहीं दिखाई, क्योंकि कहीं न कहीं वो गलत था और जो व्यक्ति गलत है उसको बिल्कुल निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए। जो सब आपके साथ हुआ था वही चीज़ें आज आपके सामने मैंने भी देखी, जी और आप तो देखते ही होंगे। आई थिंक जो आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार की पोस्ट पे हैं आप, जी तो आपके साथ चीज़ें आती होगी। लेकिन जी आज सबसे बड़ा वो है कि जिस दिन पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं उसी दिन वो मोमेंट हुआ आपके साथ। जी तो आप सब भी देख सकते हो कि देखा होगा आपने क्लिप, मैंने लगाई है उसमें क्लिप इसमें। अब आता हूँ मैं, आप जब घर गए थे, जी अभी कुछ दिन पहले गए थे, शायद जी। 3-4 दिन पहले ही, हाँ है ना? क्या सोच के घर गए थे? क्योंकि पहली बार ही गए जब डीएसपी में सिलेक्शन हुआ, जी। उसके बाद क्या लग रहा था कि क्या होने वाला है घर जाके? जी। जब पहली बार जब सिलेक्शन हुआ था 2020 की पीएससी में नायब तहसीलदार का, तब घर गया था कम से कम 1.5 महीने के बाद। जब रिजल्ट आया उसके 1.5 महीने के बाद गया था, क्योंकि 2021 की मेंस के पेपर थे, तो मैंने सोचा कि पहले पेपर अच्छे से दे लूँ उसके बाद जाऊँगा। तो तब भी काफ़ी अच्छा स्वागत किया था, बहुत लोगों का मान सम्मान प्यार मिला, सम्मानित किया मुझे। पर जब इस बार मैं सिलेक्ट होके गया तो एक मतलब एक अलग ही मैंने लोगों में उत्साह और जुनून देखा। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि 100 किलोमीटर तक लोग मुझे खुली गाड़ी में लेके गए, और ग्वालियर से मुझे भिंड तक जाने में मैं सुबह 8 बजे निकला था ग्वालियर से, अच्छा। और मुझे अपने घर तक पहुंचने में 5 बज गए थे, जबकि सिर्फ 80 किलोमीटर का सफ़र था। अच्छा। और मतलब बहुत लोगों ने प्यार दिया, कई लोग इतने भावुक हो गए थे, उनको देख के मैं खुद इमोशनल हो गया। और मतलब जैसे कि जब माताजी पिताजी वो घर पे ही थे, तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो फिर मैंने पिताजी से कहा कि मैं मतलब सामने ही थे, पूरी भीड़ थी, तो मैंने कहा पापा मैं डीएसपी बन गया। मैंने दोबारा बोला कि जब फ़ोन पे तो बोला ही, और जब आमने सामने बोला तो एकदम मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने उनको उठाया, उनको कुछ कंधे पे बैठा के आगे भी थोड़ा सा लेके चला। पहले जो सिलेक्शन हुए आपके 2 बार, जी उसमें इतना लोग खुश नहीं होंगे जितना इस बार हुए, क्योंकि जो सपना था आपका डीएसपी का, और आपके पापा का सपना था, आपके जी। परिवार का सपना था कि जी एक दिन जो है मेरा बेटा, जो मैं सपना पूरा नहीं कर पाया वो जी। मेरे बेटे ने करके दिखाया। जी तो कहीं गुना इस बार जो है खुशी हुई होगी। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतने ज़्यादा लोग उपस्थित रहेंगे, इतना ज़्यादा लोगों का मान सम्मान इज्जत मिलेगी। बहुत, आप मतलब यकीन नहीं करोगे, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं किसी विधानसभा का चुनाव लड़के विधायक बन के वापस जा रहा हूँ। मतलब बहुत लोग काफ़ी भावुक हुए, बुआ भी और बुआ फूफा, माता पिता, और भाई को बहुत खुशी हुई थी, जो मुझसे छोटा मेरा भाई है, सिविल जज की तैयारी कर रहा है। जब मैं नायब तहसीलदार बना, जब
फॉरेस्ट रेंजर बना और जब ये असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बना, तो तब मैं घर गया पर वो उपस्थित नहीं रहा मेरे स्वागत में, वो चला गया। अच्छा। कहीं भी मतलब कि मैं ग्वालियर जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसके मन में वो टीस थी कि तुम वो जो चाहिए था जो चाहिए वो तुम बनो। वो तुम बनो अच्छा। तुम। पर जब इस बार जब मैं बना, मैंने उसको कॉल लगाया मैंने उसको, तो उसको बहुत खुशी हुई, वो मतलब एक तरह से रोने ही लगा था वो। अच्छा, मतलब वो इसलिए नहीं आ रहे थे पहले वाले सिलेक्शन में जी। ताकि जो चाहिए वो नहीं मिला मुझे अभी। हाँ, वो मतलब वो पहले चाहिए 3 बार जब मैं घर गया तो इसी वजह से नहीं आया, क्योंकि उसको लगता था कि अभी मैंने वो काम किया नहीं है पूरा, जो चाहिए और हो। उसका भी प्रण था कि जब डीएसपी बनोगे मैं तभी आऊँगा। वो आया इस बार, पूरा उसने काम वगैरह सब करवाया घर का, काफ़ी अच्छा रहा। मतलब सबकी जीत थी। हाँ। आपकी जीत थी, आपके भाई की जीत थी, हाँ। आपके मम्मी पापा की जीत थी। जो मेरी सिलेक्शन हुआ डीएसपी में, तो मुझे लगता है कि वो मेरी दादी का सपना था कि मेरे पिताजी डीएसपी बने। उसके लिए उन्होंने मंदिर पे भी मन्नत मांगी, मतलब जो भी कर सकती थी वो, और जो भी उनका मन था। तो पर किन्हीं परिस्थितियों बस पिताजी नहीं बन पाए, पर जो भी उन्होंने बोला होगा मंदिर पे, या जो भी अपन बोल देते हैं ना, तो उन्होंने वो पूरा भी किया, भले ही पिताजी नहीं बने तब भी। तो मुझे लगता है कि भगवान ने सोचा कि अब कर ही दिया है इन्होंने, तो कम से कम अब इनके बेटे को नहीं बना पाया तो कम से कम इनके पोते को तो बना ही देते हैं। और पूरी तरह से सब परिवार की, रिश्तेदार, पूरा कॉलोनी, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि हाँ, भले ही आप वो वीडियो में देखना कि ऐसा लग रहा था, मैं मतलब 2-3 लोगों से मैंने पूछा कि भाई तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है, तो वो कह रहा है कि मुझे इसलिए हो रही है, वो कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं डीएसपी बन गया। जिन्होंने ये चीज़ करी थी आपके साथ में, जी अभी क्या माइंडसेट आपका? जिस दिन डीएसपी बने थे जी। उसी दिन से कुछ चल रहा है अभी भी कि कुछ करना है उनके अगेंस्ट में? नहीं, मेरा ऐसा तो कुछ विचार नहीं है, ना कभी था मेरा। हाँ, पर शुरू में 2000 जब ये काम हुआ था शुरू, जब ये उन लोगों के ऐसे शोषण अत्याचार, तो 2019, 20, 21 मतलब हम लोग न्याय के लिए कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस 10-10, 15-15 दिनों तक सर्दियों में बाहर उनके ऑफिस के सामने लेटे रहते थे कि हमारी एफआईआर हटवाओ, हम पे झूठा केस लगा है, जो भी हो, हमारा घर जला है, हमको मुआवजा दो। मतलब न्याय के लिए बहुत भटके, बहुत परेशान हुए। तो तब ऐसा लगता था, पर मेरे पापा ने हमेशा मुझे पॉजिटिव ही दिशा दी है। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये कर लो, वो कर लो। उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं हूँ जब तक, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई करो और सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। यहाँ तक कि जब मेरी माताजी का एक्सीडेंट हुआ था, तब अगर मेरी जगह कोई और बेटा होता तो 2-4 दिन रुकता माता पिता के पास, पर मैं गया दिल्ली, सुबह पहुँचा और पिताजी ने बस 2-3 घंटे ही मुझे वहाँ पे रुकने दिया और कहा कि 12 बजे तुम्हारी ट्रेन है इंदौर के लिए, जाओ अब तुम इंदौर वापस और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया कि बदला लेना, जैसा कि जो हमारे ग्वालियर चंबल में रहता है कि गोली का जवाब गोली से, खून का जवाब खून से, तो वो सब मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि बदला लाना, जो बदला लेना है, वो तो अपन बहुत छोटी बात है बदला लेना। सही है। क्या वो मेरा जो इलाका है ऐसा है कि लोग 10-10 रुपए के लिए गोली मार देते हैं। अच्छा। हाँ, पर जो मेहनत करके, जो संघर्ष करके जो बदलाव लाया जा सकता है, वो मुझे लगता है कि जो एक तरह से परमानेंट रहेगा, और जो भी लोग मुझे देख रहे होंगे उनको भी एक सीख मिलेगी कि हाँ, नहीं, कि अपन को करना है तो सिर्फ पढ़ाई के दम पर ही आगे बढ़ना है, कोई भी गलत रास्ता या शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ओके। जो केस आपके साथ में हुए, जो चीज़ें हुई है, जी। ऐसा ही कि किसी व्यक्ति, कोई आपके सामने केस आया कि किसी व्यक्ति ने उसका, एक दूसरे व्यक्ति ने उसका घर जला दिया या फिर किसी को मारा पीटा वगैरह, जी, अगर आपके सामने केस आता तो क्या करेंगे फिर आप? ऐसे केस अभी तो जैसे मैं रेवेन्यू में जैसा हूँ, आपके साथ हुआ कि सुना नहीं था उस जी। टाइम तहसीलदार ने? जी। तो जैसे मैं रेवेन्यू में हूँ अभी, तो ऐसे में मैं उनमें डायरेक्ट कोई वो मेरा हस्तक्षेप नहीं रहता है, या मैं डायरेक्ट उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ। पर जैसे कि वो पुलिस लेके आती है पकड़ के, या जमानत में, या फिर जैसे कि अगर कोई किसी का ऐसे जला रहा है तो उनमें तो फिर मुआवजा जो पुलिस की तरफ से, अगर SC/ST का है तो जो SC/SC एक्ट है उसके अंतर्गत मिलता है। और अगर प्राकृतिक आपदा से ऐसा कुछ होता है, घर जलता है या टूटता है या कुछ ऐसा नुकसान होता है,
तो उसमें ज़रूर तहसीलदार को पावर रहती है वो मुआवजा देने की। अच्छा, सबसे बड़ा अगर रोल देखा जाए आपकी जर्नी में, किसका रहा है यहाँ तक पहुँचाने में डीएसपी में? सभी लोगों का योगदान रहा है। बुआ फूफा का काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने मतलब ऐसी स्थिति थी कि बिल्कुल 100 रुपये भी नहीं थे, आप ये सोच लो पिताजी के पास, क्योंकि वो खुद जेल में थे, भाई जेल में था, मैं जेल में थे, सिर्फ माताजी अकेली बाहर थी। तो बुआ फूफा का काफ़ी सपोर्ट रहा, उन्होंने ही जेल से ज़मानत करवाई, सब कुछ वकील वगैरह सब उन्होंने ही किए, और पढ़ाई का पूरा खर्चा, इंदौर कोचिंग की फ़ीस, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ उन्होंने ही दिया। और पर मुझे लगता है कि एक साहस के तौर पर, एक हिम्मत के तौर पर जो मुझे मिला बिलीव, और जो वो मेरे माता पिता ने बहुत, और स्पेशली पिताजी ने तो बहुत इसमें मेरे पीछे, वो एक तरह से मैं ये कहूँ कि मैं उनका अर्जुन हूँ, वो मेरे केशव हैं, और उनका नाम भी पिताजी का केशव ही है। तो वो जिधर जिधर मेरा रथ ले जाते गए, मैं उनके पीछे चलता गया। जो चीज़ें आपके साथ में हुई है जी पहले, जब प्रिपरेशन के टाइम पे, सिलेक्शन के पहले, जी चीज़ें वो याद आती है आपको कभी? जी, याद तो आती हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को अपना जो भी अतीत था वो उसको भूलना नहीं चाहिए। उसको अपनी जड़ों से हमेशा उसको उसको लगे हुए रहना चाहिए, जड़ों से उसको। और अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो सब परिस्थितियाँ नहीं होती, अगर वो सब घटनाएं नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो अंदर जो आग लगी, जो आग जली सीने में, वो नहीं जलती, और फिर इतनी मैं मेहनत भी नहीं करता। क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो भी एग्ज़ाम वगैरह निकाले, पर उनमें मेरा एक तरह से मन लगा नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस का था, एसआई का था, टीचर वर्ग 1 का था, तो मैं ये सोचता था कि ठीक है चलो हो गई, निकाल दिया। मतलब एक तरह से मैं ये कहूँ कि एक तरह से एटीट्यूड आ गया था, घमंड आ गया था उस समय। 2019 से पहले मुझे ये लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ। अच्छा। किसका पेपर निकालना है मुझे बताओ, मैं निकालूंगा। पर फिर बाद में जो 3-4 साल जो सच्चाई का पता चला, जीवन को नज़दीक से देखा, फिर लगा कि नहीं, अपन तो बिल्कुल बहुत छोटे हैं, और जो परिस्थितियां हैं वही इंसान को, उसका जो कद कहाँ तक जाएगा, वो उसकी परिस्थितियां हैं उसको बनाती हैं और बिगाड़ती है इंसान। एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट, और सबके मन में आ रहा है वो जी क्वेश्चन। आपके ऊपर इतनी एफआईआर हुई, जी झूठी एफआईआर हुई, जी। और ये रहता है कि जब भी हमारे ऊपर एफआईआर होती है तो हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ऐसा कुछ रहता है सीन? ऐसा है हाँ। जो आप बता रहे हैं, हाँ। आपका जो सवाल है, ऐसा लोगों के बीच में ऐसा भ्रम है कि अगर एफआईआर हो जाती है तो हाँ। एग्ज़ाम नहीं दे सकते। जबकि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मूलभूत सिद्धांतों में ही ये है कि जब तक किसी व्यक्ति को दोषी साबित ना कर दिया जाए न्यायालय द्वारा, तब तक वो निर्दोष है। आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता सही है, है। एफआईआर तो कोई भी किसी की करवा सकता है, पर जब तक कोर्ट से सज़ा नहीं मिल जाती तब तक व्यक्ति निर्दोष रहता है। और भले ही एफआईआर हो गई है, या केस चल रहा है, या चार्जशीट पेश हो चुकी है, अगर व्यक्ति तैयारी कर रहा है, फॉर्म भी भर सकता है, वो ज्वाइन भी कर सकता है। जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने इसमें नायब तहसीलदार में जनवरी 2024 में ज्वाइन किया था, और मैं अगस्त 2024 में सारे केसों से दोष मुक्त हुआ मैं। तो अगस्त 2024 में। अच्छा जी सारे केस जी। से। जब नौकरी ज्वाइन कर ली उसके 6 महीने बाद मैं नौकरी कर ली, उसके 6 महीने बाद मैं सारे केसों से मुक्त हुआ मैं। अच्छा। बरी हुआ पूरा। तो जब तक न्यायालय भी यही कहती है कि जब तक किसी व्यक्ति को दोषी ना साबित करार दिया जाए तब तक वो निर्दोष है। और अगर जैसे कि जो लोगों की वो रहती है कि अगर एफआईआर हो गई तो एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, आप ही बताइए कि जैसे कि किसी पे एफआईआर होगी, ठीक है, उसका केस चल रहा है, केस 20 साल चलेगा और उसको ज्वाइनिंग आ गई उसकी, तो क्या 20 साल तक वो इंतजार थोड़ी करेगा? सही है। अगर 20 साल बाद वो दोष मुक्त हो जाए तो जो ये 20 साल का जो उसका नुकसान हुआ, जो उसका नौकरी या जो भी कुछ करता है वो जीवन में, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? सही है। और अगर सज़ा मिल जाएगी हाँ। तो जिस दिन सज़ा मिली उस दिन से वो नौकरी से हट जाएगा। अगर जो आपकी रील गई है उसमें भी भर भर के लोगों के ये पड़े हैं, मेरे पास भी कुछ कॉल आए कि यार उनके ऊपर 3-3 एफआईआर हुई है जी। तो वो कैसे ये कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, कैसे फॉर्म भर सकते हैं जी। तो यही चीज़ के सबके डाउट थे ये। और कोई सुझाव हुआ आपका? सुझाव जो भी दर्शक हमारे मुझे देख रहे हैं और जो भी एमपीपीएससी के अभ्यर्थी हैं या और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप जो भी एक चीज़ ठान लो बस जीवन में क्या करना है।
अगर पॉलिटिक्स करना है तो वो एक पकड़ लो, वो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है मधुशाला, उसकी पंक्तियां हैं कि अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचल, पा जाएगा मधुशाला। यहाँ मधुशाला से आशय है कि जो भी आपको गोल है आपका, एक रास्ता पकड़ लो, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, अगर सीधे जाओगे तो जरूर पहुँच जाओगे वहाँ तक। शॉर्ट में अगर बताएं जी। तो कैसे क्या की थी तैयारी? प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, इतने बड़े बड़े चैलेंज आए आपके सामने, फिर भी आप ना तो पीछे हटे, डटे रहे पूरी तरह से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं जनवरी 2021 में इंदौर गया और एक तरह से मैंने अपनी सिम भी चेंज कर दी थी और सिर्फ कीपैड वाला मोबाइल लेके गया और ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम। जब मैं डीएसपी बना तभी ये मेरा दोस्तों ने अकाउंट बनाया, उससे पहले तो मैं कहीं नहीं था। तो और दोस्त भी मेरे इंदौर में जो बने वो मेरे सिलेक्शन के बाद ही मैंने दोस्त बनाए। अच्छा। तब तक मेरा पूरी तरह से मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस था, सिर्फ कोचिंग जाना, कोचिंग से रूम पे आना, फिर पढ़ाई करना, फिर सो जाना, मतलब यही था रूटीन, कोई दोस्त नहीं। और घर से भी सिर्फ 5-6 दिनों में एक बार कॉल आता था पिताजी का, और तो मैं भी सोचता था कि यार लोगों के घर से एक एक दिन में 4-4 कॉल आते हैं दोस्तों के, मेरे घर वाले सिर्फ 5-6 दिनों में ही कॉल लगाते हैं। तो पिताजी को पूछा तो बोल रहे कि अरे हम लोग ये सोचते हैं कि क्यों तुम्हें डिस्टर्ब करें, उससे अच्छा है कि पढ़ते रहो। तो ये है। और जो तैयारी के लिए मैंने किताबें बहुत कम सिलेक्ट की, खुद से नोट्स बनाए, जैसे कि जुलाई में प्री हुआ था इसमें 2020 में पीएससी वाला, और 3-4 महीने बाद मेंस होना था, तो मैंने 2-2.5 महीनों में मैंने पूरे नोट्स बना लिए थे, जो भी इधर उधर से स्टडी मटेरियल और कलेक्ट करके उनसे नोट्स बनाए और बहुत बार रिवीजन किया उनका, इतनी बार कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 50-60 हज़ार रुपये की मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ही किए दे दिए। अच्छा। तो वो मैंने सिर्फ इसलिए लगाई टेस्ट सीरीज, एक तो लिखने की मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा मेरा रिवीजन। और जैसे मैं टेस्ट भी देने जाता था तो पूरा रिवीजन करके जाता था, भले ही वो टेस्ट में पूछे या ना पूछे, पर रिवीजन में पूरा करता था। लगभग पूरे सिलेबस को 30-40 बार के लगभग पूरा रिवीजन कर लिया था। यहाँ तक कि निबंध भी मैं, जैसे एक निबंध आया था भारतीय संस्कृति और उसके तत्व, ऐसा कुछ निबंध आया था, वो 2-3 साल पेपर में आया, भारतीय संस्कृति और समाज और उसकी ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। तो मैं 3 बार उसमें पेपर में ऐसे वाले में, तो 3 साल मैं लगातार वही निबंध लिख के आया, पूरा सेम टू सेम पूरा निबंध ही याद कर लिया था मैंने। अच्छा। क्वेश्चन मैंने नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाए थे और इंट्रो से लेके उसका निष्कर्ष तक पूरे याद कर लिए मौके। 30 से 40 बार रिवीजन हुआ है? इतनी बार हो चुका है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लगभग जैसे इसमें एक पेपर में 2 पार्ट हैं, तो 5 यूनिट में 5 घंटा में रिवीजन करता था। इस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए थे और सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे इतिहास में गुप्त काल आता है, तो बहुत से क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, पर मैंने अपने नोट्स में सिर्फ एक क्वेश्चन बनाया, उसमें लिखा मैंने कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है या नहीं, और 3 साल पीएससी में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ और मैं सेम टू सेम वही छाप के आया। अच्छा। जैसे दोस्ती यारी का तो बताया आपने कि बहुत कम नाता था जी, फिर भी इंदौर का जो माहौल है जी, वो आपको बचने नहीं देता है जी, आप बच पाए थे इससे? जी। जब मैं गया था इंदौर, तो सिर्फ मैं यही सोच के गया था कि मतलब कितना भी डिस्ट्रक्शन आ जाए, पर मुझे सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। और हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि तैयारी के दौरान कोई पसंद आया, पर वो छोड़ो यार, पुरानी बातें थी कहीं। नहीं। पर ऐसा नहीं, पर वो भले ही कोई पसंद आया मुझे, पर जो मेरा ध्यान था वो पूरी तरह पढ़ाई पे था। मैंने उसको, आप ये सोच लो कि जो भी रहा हो था, मैंने उसको 2-4 दिनों में एक बार कॉल लगा दूँ तो लगा दूँ, या उसका आ जाए तो आ जाए, नहीं बाकी कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ किताबों से मतलब। आपने जो मतलब वो ऑनेस्टी वाली वो जो बात बताई थी मुझे कि हमारा कल आना हुआ, और जी, और आपने पेमेंट लिया किसी से और फिर हमारे लिए किया, मतलब। हाँ, अभी जैसे कि मैं दीपावली पे घर गया, तो जो भी मैंने 2 साल में सैलरी से जो भी मैंने अपने रुपए बचाए, तो पिताजी को ट्रैक्टर दिलवाया, क्योंकि
आप भी, जैसे मैं अभी घर गया था तो पूरी खेती में सरसों वगैरह मैंने बोई, ट्रैक्टर भी मैंने खुद चलाया, तो वो चलाते चलाते बीच में ख़राब हो गया। अच्छा। तो पिताजी ने कहा कि पिछली साल भी ऐसा ही हुआ था, उससे पिछले भी ऐसा ही हुआ था, तो पैसे थे मेरे पास तो मैंने उनको नया ट्रैक्टर दिलवाया। और भाई को भी, उसको भी अभी दृष्टि जुडिशियरी का मैंने उसको कोर्स दिलवाया, छोटे भाई को भी उसको कोर्स दिलवाया। और अभी कुछ थोड़े, अभी घर पे भी गया था तो वहाँ खर्च हो गए थे रुपए। तो मैं उन्हें पैसे की लाइफ में कभी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं ली। अगर मुझे कोई रोटी खाने को दे दे, पहनने को कपड़े दे दे, पढ़ने को किताबें दे दे, बस। और अगर मैं ज़िंदा रहूँगा ना, बहुत कुछ करूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर व्यक्ति का ज़िंदा है तो वो बहुत कुछ कर सकता है जीवन में। जैसे जो मेरी परिस्थितियाँ रहीं, एक तरह से ऐसी रहीं कि ऐसी स्थिति थी कि जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। जैसे मेरे घर में आग लगा दी, मेरे पिताजी को उसी टाइम, मतलब उन लोगों की कोशिश थी कि उनको भी घर में, जलते हुए घर में फेंक दिया जाए। अब जैसे कि उन पर हमले हुए, माताजी पर भी, उनका भी एक्सीडेंट करवाया, एक तरह से पूरी फैमिली को ख़त्म करवाने की कोशिश रही। तो मेरा यही था कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो कर लूँगा, और अगर नहीं रहा तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं मतलब बहुत कम चीज़ें अपने पास, आपने भी देखी मेरे रूम में, मेरे पास सिर्फ 4-5 जोड़ी कपड़े हैं, वही मैं पहन के जाता हूँ ऑफिस। ऑफिस में भी लोग कहते हैं कि सर क्या वो रोज़ वही कपड़े पहन के आ जाते हो, कुछ तो ले लो। पर मेरा सादा जीवन में ही मेरा विश्वास रहा है। आपकी हिम्मत को ऑनेस्ट बताऊं तो सच में सलाम। धन्यवाद। मतलब मानना पड़ेगा, आप डिज़र्व करते हो इस चीज़ के लिए। जो चीज़ आपको मिली है 101% भाई, भले ही कुछ भी नहीं इसमें, शिद्दत से जो बताया आपको पूरा प्योर है ये। मतलब आप अगर कुछ किसी में से कुछ चीज़ निकालना चाहे तो भी इनमें वही है जो है, जो सब दिख रहे हैं वैसे ही हैं सच में। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं भैया, है ना? जरूर जरूर जरूर, है ना? अभी तक जुड़े नहीं तो भाई ज़रूर जुड़े हमारे साथ में। और आपको कैसा लगा ये जर्नी रही इनकी, आपको कुछ सीखने को मिला तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, किसी और संघर्ष के साथ।